हेलो। चलो कोई नहीं, मैं कर लूँगा। और इसमें दिख रहा है। हाँ हेलो। इधर देख के बोलना। ठीक है। अर्पण जी, अर्पण जी, ठीक है। तो जन सुलभ पुस्तकालय का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी कुछ कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। मेरे ख्याल से आवाज़ साफ आ रही होगी। अर्पण जी, आवाज़ आ रही है साफ? ठीक है। तो आज मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा अपने तीनों संग्रहों से, और थोड़ी बहुत बातचीत भी हम करेंगे संग्रह को लेकर। ऐसा ना तो समय भी होने वाला है, 7 बजे से ये शुरू होने का प्रोग्राम था, और मीना पांडे जी दिख रही हैं मुझे, तो मैं शुरू करूँगा ये कार्यक्रम। जी, तो अर्पण जी, ये जो आपने जन सुलभ पुस्तकालय के माध्यम से तमाम क्षेत्रों के लोगों को इकट्ठा करने और बुलाने का जो उद्यम आपने किया है, तो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय कार्य है, और आपके पास भी तमाम सामग्री इकट्ठी हो चुकी होगी। तो 7 बजे हम अपने जो हमारा है हम शुरू कर देंगे 7 बजे।
मेरे 3 संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से ये मेरा पहला संग्रह है जो मुझे सबसे प्रिय है, क्या तो समय, जिसमें से कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा। मेरा दूसरा संग्रह है कोई तो जगह हो, और ये मेरा तीसरा संग्रह है जो इसी वर्ष आया है, उत्तर पैगंबर। तो इन तीनों संग्रहों से मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ूंगा और मैं थोड़ी बहुत इस पर चर्चा भी करूंगा। हालांकि एक तरफा ये माध्यम है और पता नहीं चलता है कि इस हमारे सामने जो हैं वो किस तरह की उस पर प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि आप सब लोग देख रहे होंगे, मैं शुरू करता हूँ। मेरा जो ये पहला संग्रह है, क्या तो समय, इसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया था और इसका पहला संस्करण जो है वो 2004 में आया था। ये मेरा पहला कविता संग्रह है और पहला कविता संग्रह या पहली किताब हर व्यक्ति को प्रिय होती है। इसमें 10-15 वर्षों की कविताएं इसमें इकट्ठी की गई हैं, मैंने इकट्ठी इसमें की है। और ज्ञानपीठ के एक योजना बनी थी, जब श्रोत्रिय जी थे उसमें, तो उस योजना के तहत 5-6 लोग हम लोग प्रकाशित हुए थे, उसमें मैं भी एक था। और इसकी भूमिका केदारनाथ सिंह ने लिखी है। केदारनाथ सिंह जी को इसमें गालिब कविता बहुत पसंद आई थी। तो इस संग्रह के प्रकाशन की भी अपनी एक कहानी है। 2004 में प्रकाशित हुआ था और मुझे याद है कि 2002 तक मैंने इसकी पांडुलिपि तैयार कर ली थी और मैं इस कोशिश में था कि इसका प्रकाशन हो सके। केदार जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको अपना कविता संग्रह लाना चाहिए। इस बीच मेरी कविताएं तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी और उस समय संजय कुंदन एक अखबार में थे, मेरे ख्याल से सहारा का अखबार था वो, हाँ, तो उसमें वो थे और कुछ कविताएं वहाँ भी मेरी प्रकाशित हुई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी और ये कविताएं केदार जी ने भी पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको अपने संग्रह को लाना चाहिए, उसको लाने के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैंने अपनी कविताओं को इकट्ठा किया और कविताओं को इकट्ठा करके मैं ये सोच ही रहा था कि मैं किसी प्रकाशक से मिलूं और उनको अपनी ये पांडुलिपि दूं। तभी मेरे साथ पढ़ने वाले सुभाष मौर्य ने मुझे ये सूचना दी कि भारतीय ज्ञानपीठ एक श्रृंखला प्रकाशित करना चाह रहा है जो नए कवि हैं, युवा कवि हैं उस समय, तो उसमें क्यों नहीं आप अपनी पांडुलिपि दे देते हैं। तो फिर मैंने अपनी ये पांडुलिपि ज्ञानपीठ में दे दी और वो पांडुलिपियाँ फिर तमाम लोगों के बीच गई और वहाँ से फिर इनका चयन हुआ। तो जब चयन हो गया तो ये हुआ कि इसकी भूमिका किसी से आप लिखा लें, आप बताइए किससे लिखवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो केदार जी से लिखाना चाहता हूँ। श्रोत्री जी ने हमसे कहा कि केदार जी से तो बहुत लोग लिखवाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप बात कर लीजिए। तो केदार जी से मैंने बात की, केदार जी ने कहा कि ठीक है मैं इसकी भूमिका मैं लिखूँगा। तो केदार जी ने इसकी भूमिका लिखी और हमारे साथ जो और भी लोग थे सबकी भूमिकाएं अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। तो ये पूरा एक सेट प्रकाशित हुआ था और उस समय काफ़ी ये लोकप्रिय हुआ था। तो इस संग्रह से मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। मैं पहले चाह रहा हूँ कुछ कविताएं मैंने कवियों और लेखकों पे लिखी हैं
जो मेरे तीनों संग्रहों में है। तो पहले मैं अपने जो पूर्वज कवि हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके लिए लिखी कुछ कविताएं मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से 6, 7, 8 कविताएं होंगी। तो समय से मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। इसमें से एक कविता है गालिब। गालिब पर सोचते हुए वो दिल्ली याद आई, जिसके गली कूचे अब वैसे न थे। आसमान में परिंदों के लिए कम थी जगह, उड़कर जाते थे कि लौट आते हैं अभी। शब व रोज होने वाले बाजीचे अत्तफाल में मसरूफ थी हर सुबह। इब्न मरियम थे, दुख की दवा न थी। इस शोर में एक आवाज थी बल्ली मारान से उठती हुई। लेते थे जिसमें अदब के आदम कद बुत गहरी गहरी सांसें। हिंदुस्तान की नब्ज में पिघलने लगता था पारा सीसा अबनूस। दीदे तर से टपकता था लहू। उस खस्ता के अंदाजे बयां और में वह क्या था कि हिलने लगती थी बूढ़े बादशाह की दाढ़ी। थकी सल्तनत की सीढ़ियां उतरते उसकी फीकी हंसी के न जाने कितने अर्थ थे। उसने देखा था तमाशा देखने वालों का तमाशा। उसकी करुणा में डूबी आंखों में हिज्र का लंबा रेगिस्तान था। उसका पता नहीं कौन यार था जिसके विसाल के लिए उम्र भी कम ठहरी। दिल्ली और कलकत्ता के बीच कहीं खो गई थी उसकी रोटी। टपकती हुई छत और ढहे हुए महल सरे को कलम की नोक से संभाले वह जिद्दी शायर ताउम्र जद्दोजहद करता रहा कि निकल आए फिरदौस और दोजख को मिलाकर भी जिंदगी के लिए थोड़ी और गुंजाइश। तो ये मेरी पहली कविता गालिब पे है। इसमें दूसरी कविता मैंने खुसरो पे लिखी थी, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसका शीर्षक है रैन भई चहुदेश। आपने सुना होगा, उनका मशहूर पद है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। पता नहीं खुसरो ने किस घर चलने की बात की थी। पता नहीं खुसरो ने किस घर चलने की बात की थी जहां फिर भी उम्मीद बची रहती थी। अंधेरे के सिरहाने धरा रहता था दिया। बादशाह को मना कर देता था राह चलता कोई फकीर। जहां प्रेम की एक गहरी नदी थी जिसे रोज पार करता था कोई महिवाल। विरह की रेत पर मजनू अल्लाह की जगह लिख देता था लैला। पानी पिलाने से पहले स्त्रियां कवित्व की फरमाइश करती। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए कौन सी पगडंडी थी उस सूफी की अनुभवी आंखों में। किस अर्थ को बार बार बूझने की बात करता था हिंदवी का वो पहला शायर। प्रियतम के न रहने की असहायता में क्या उस घर में वह प्रेमी सूफी रह भी पाता। अंधेरी रातों को काटने के लिए वह किसका मुख देखता।
शासन के प्रपंचों के बीच वह समझता था ज्ञान की सत्ता। ज्ञान और सत्ता के नगर के बाहर कहाँ था उसका घर? सेज पर सो रही उस गोरी की बेवफाई ने क्या उस कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ को कुछ गहरे संकेत दिए थे, या वह हिंदुस्तान के भविष्य पर विलाप कर रहा था? हम किस घर जाएं खुसरो। तो ये दो कविताएं मेरे पहले संग्रह से हैं, जो गालिब और खुसरो पे मैंने लिखी हैं। अब ये मेरा दूसरा संग्रह है। इसके 10 साल के बाद मेरा ये दूसरा संग्रह प्रकाशित हुआ, और इसके प्रकाशन की भी कहानी है। मैं अपने संग्रहों के प्रकाशन को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा हूँ कभी भी। तो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मुझसे कहा कि भाई 10 साल बहुत होते हैं, अब आपका दूसरा संग्रह भी आना चाहिए। और एक तरह से उनकी प्रेरणा से ये मेरा संग्रह प्रकाशित हुआ, और इसकी एक छोटी सी भूमिका भी प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी। तो इस शीर्षक आप देखेंगे तो पहला जो शीर्षक है वो है क्या तो समय, और दूसरा है कोई तो जगह। तो इस संग्रह पे आदरणीय तो स्वर्गीय नामवर सिंह ने अपना एक टीवी पे जो उनका दूरदर्शन पर आता था उस पर उन्होंने इसकी चर्चा की थी, और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाइम और स्पेस की बात की थी कि भाई पहला संग्रह जो है वो टाइम को एड्रेस करता है, और दूसरा संग्रह जो है स्पेस को एड्रेस करता है, क्योंकि ये दोनों क से शुरू होते हैं। ये इसमें अजब इत्तेफाक है। तो ये संग्रह मेरा 2004 में पहला संग्रह आया, और 2014 में ये दूसरा मेरा संग्रह आया। वैसे 2013 में आया, लेकिन 2014 में एक तरह से। तो इसमें भी कुछ कविताएं हैं जो मैंने कवियों पे लिखी हैं। इसमें 2 कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली कविता मीर पर लिखी गई है। अब तक आपने पहले संग्रह में गालिब और खुसरो पे कविता सुनी, अब ये कविता मीर पर है। इन कविताओं में मैं उन लेखकों की काव्य पंक्तियों का भी इस्तेमाल करता हूँ। सिरहाने मीर के लाल किले के परकोटे और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दूर, लाल किले के परकोटे और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दूर, महबूब के दीवार के साए तले टुक रोते रोते सो गया है मीर, टूटे दिल और खुले चेहरे वाला वह शायर, जिसकी आवाज अब भी भग्न महलों में गूंजती रहती है, जिसमें हिंदुस्तान की दूर तक पसरी धरती का ताबई रंग है, जहां गौरैया फुदकती है, मोर नाचते हैं और आम रस से भरकर टपक जाते हैं। यह वही सूफी है जिसके विरह के ताप से टूट कर गिर पड़ी थी कभी पूरी की पूरी शताब्दी। यह वही सूफी है जिसके विरह के ताप से टूट कर गिर पड़ी थी कभी पूरी की पूरी शताब्दी, इतिहास के बाहर जिसका मलबा आज भी पसरा है, जहां से रह दुर्रानियों के लश्कर के लौटते घोड़ों के टापों की आवाजें आती हैं, जहां से रह दुर्रानियों के लश्कर के लौटते घोड़ों के टापों की आवाजें आती हैं, उजाड़ बस्तियों में दरवेश की तरह भटकती रहती है कोई पुकार, हर ईंट की जबान पर दुख भरा एक किस्सा है, क्या पता समय का, सल्तनत का, कि खुद शायर का। कसका खींचे उसे कितनी ही बार देवालय में देखा गया था, काबे और कैलाश का रास्ता तब इतना जुदा नहीं दिखता था, अगर कोई दिल के रास्ते चले काबे का रास्ता कैलाश से जा मिलता था। उसके शेरों ने अपनी नाजुक उंगलियों से जो सवाल उठाए
उसकी चोट से निरुत्तर हो जाते थे कई बार शेख हो ब्रह्मा। जिस कवि के लिए पेड़ के साए का बोझ भी कई बार असह्य हो जाता था, जिस कवि के लिए पेड़ के साए का बोझ भी कई बार असह्य हो जाता था, उसकी जबान ने अपने लिए ऐसे शब्द चुने जो अब्र की तरह अर्थ की बंजर धरती पर बरस जाते थे। वो भाषा जो सिंधु को पार करके खुद एक नदी थी। उस भाषा को भी क्या इल्म कि कभी उसके भी दो हिस्से होंगे, अल्फाज कहीं मायने कहीं। इसमें दूसरी कविता मेरी जफर पर है। बहादुर शाह जफर खुद एक शायर भी थे और आखिरी बादशाह भी। जफर, उस कंधे पर अतीत का वैभव था, अब वो एक बोझ था, झुक गए थे कंधे, विरासत की महानता भारी होती है। ढहते सल्तनत के बेरंग तख्त पर बैठ जफर लिखने लगा था कविता। वो फकीराना बादशाह क्या करता शासन के उस गद्य का। उसकी कविता निर्मल बहती प्रेम और करुणा के बीच, जिस पर कभी कभी उतर आते तसव्वुफ के श्वेत हंस। कविता के बाहर कड़ी धूप थी, चमक रहा था पश्चिम का सूर्य, बिगड़ने लगा था दिल्ली का रंगरूप। क्या करते जाओ, क्या हो सकता था गालिब से। उस आंच की तपिश में सुलगने लगी थी दिल्ली, वह आग जो उठ रही थी मेरठ, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बरेली, जगदीशपुर से। शहंशाह हिंदुस्तान लाल किले के बाहर खड़ा था वसंत की अगवानी में। इस दुखांत महाकाव्य के अंतिम सर्ग में खड़ा वह कितना बादशाह था और कितना कवि कहना मुश्किल है। खजा के बाद चमन में गर्दो गुबार था, यार की गली से दूर इंतजार और आरजू में कट रही थी उसकी उम्र। थी तो शायरी थी नूर की तरह चमकती हुई उसके ही कुएं यार। तो ये दो कविताएं मैंने इसमें से पढ़ी। अब मैं अपने जो मेरा नया संग्रह है जो लगभग 6 साल के बाद प्रकाशित हुआ है, इस वर्ष प्रकाशित हुआ है, उत्तर पैगंबर, तो मैं इसमें से कुछ कविताएं पढ़ूंगा। इसमें से भी कुछ कविताएं जो मैंने कवियों पे लिखी हैं वो कविताएं मैं सुनाऊंगा आपको। इसमें एक कविता घनानंद पर है और एक कविता जायसी पर है। तो ये दो कविताएं पहले कविता का शीर्षक है सुजान। आप जानते हैं कि घनानंद रीतिकाल के बहुत ही बड़े कवि हैं, और रीतिकाल क्या कहा जाए, पूरे हिंदी भी मैं क्या कहूँ, मतलब पूरे भारत के कुछ बड़े कवियों में से एक कवि है घनानंद। और सुजान उनकी प्रेमिका थी। तो ये कविता सुजान को लेकर है। सुजान कौन थी? प्रश्न पत्र में एक विकल्प वेश्या भी है और उत्तर पुस्तिकाएं इसी से भरी हैं। इस कविता की शुरुआत भी दरअसल ऐसी है। आप जानते ही हैं कि मैं अध्यापक भी हूँ, तो मैं एक बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहा था, तो उसमें एक प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था कि वे सुजान कौन है, और उसमें 4 विकल्प थे और लगभग सभी विद्यार्थियों ने यही उत्तर दिया था। तो ये कविता वहीं से अंकुरित हुई। सुजान कौन थी? प्रश्न पत्र में एक विकल्प वेश्या भी है और उत्तर पुस्तिकाएं इसी से भरी हैं। मैं पलटता हूँ हिंदी के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की किताब और ठिठक जाता हूँ, यह स्त्री यहाँ भी वेश्या ही कही गई है। आखिर कौन है सुजान? हमारे शब्दकोश में
नर्तकियों, गायिकाओं के लिए क्या यही शब्द है? यह हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी की शुरुआत थी। कलाओं के प्रिय मुगल सम्राट नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का समय, जो रंगीले के नाम से इतिहास में न जाने क्यों कर बदनाम हो गए, यह वही दरबार था जहां ध्रुपद और धमार की मर्दानी गायकी के बीच नाजुक चंचल ख्याल ने पंख फैलाए। ख्याल गायकी, नाजुक चंचल ख्याल ने पंख फैलाए, संगत के लिए सितार और तबले बनाए गए। आनंद घन सुजान से इसी दरबार में प्रेम करती थी। प्रेम भी ऐसा जिसे समझने के लिए चाह के रंग में भीगा हृदय चाहिए। और सुजान, जिसके सामने चंद्रमा फीका पड़ जाता था, कमल मलिन हो जाते थे और अलंकार असहाय, उसका प्रेमी कवि यह कहते नहीं थकता कि कैसे करूं जिक्र कि दृष्टि चकित है और मति मंद पड़ गई है। कहा जाता है कि दरबार की साजिशों के शिकार होकर घनानंद वृंदावन चले गए। वहां भी उन्हें सुजान तुर्कनी का सेवक कहकर लज्जित किया जाता रहा। रकीबों के बीच सुजान अकेली रह गई, वैरागी हो गए घनानंद, जिनके बीच कभी हार भी पहाड़ की तरह लगते थे, अब उनके बीच नदी, नाले और जंगल थे। विरह के धुएं में घुटते हुए पवन से सुजान के पैरों की धूल की याचना करती आनंद घन की कविताओं ने अब उन्हें लिखना शुरू कर दिया था। प्रेम की पीर से आबाद हुई 18वीं शताब्दी, पर यह समय कल्पना के उड़ान का न था, न ही अति सूधो स्नेह को मारक का था। अहमद शाह अब्दाली के घोड़ों ने कुचल दिया ख्याल को, मारा गया रंगीला और मारे गए वृंदावन में घनानंद। अंतिम कविता उन्होंने अपने रक्त से लिखी सुजान के लिए। आह, हमारी हिंदी के पास 300 साल पुराने उस प्रेम के लिए न सम्मान है न शब्द। एक कविता जायसी के लिए, पद्मावत। आपने पद्मावत के बारे में सुना ही होगा। जायसी 16वीं शताब्दी के सूफी कवि जायसी के कुरूप पर हंसने वाले उनको सुनकर रोने लगते थे। 16वीं शताब्दी के सूफी कवि जायसी के कुरूप पर हंसने वाले उनको सुनकर रोने लगते थे। उनकी कविता रक्त और आंसुओं से लिखी गई थी। उनके मुर्शिद पीर शाह मुबारक बोदले जागते रहते थे। पोस्ते का पानी उन्हें थोड़ी देर सुला जरूर देता था। जायसी ने अपनी पहली कविता पोस्ती नामा अपने पीर को सुनाई। उन्हें पीर के रतजगों का इल्म न था और एक मुसलसल जगे हुए आदमी से वह अपनी कविता में नशे के खिलाफ दूर तक चले गए। उसी रात छत गिरने से दब गए मलिक मोहम्मद के सभी बच्चे, ऐसा माना गया। जायसी के विलाप से पोस्ते दाने का जब नशा टूटा, शाह मुबारक बोदले ने कहा, जाओ, तुम्हारी किताबें कयामत तक तुम्हें जिंदा रखेंगी। सूर्य की तरह तपता सुल्तान शेर शाह अस्त हो गया। चूर चूर होकर गढ़ मिट्टी में मिल गए। नहीं है अब रत्न से, नहीं है वह पारलौकिक सुंदरी पद्मावती, वह क्रूर आसक्त अलाउद्दीन भी नहीं, पर है वह कहानी। युद्ध के अंत की वह राख अभी भी बची है, पर है
वह कहानी युद्ध के अंत की वह राख अभी भी बची है, जो हर धर्म युद्ध के बाद हर जगह बची रह जाती है, जिसे वह शायद अपनी डबडबाई करुणा में देख सका। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंत समय में मलिक मोहम्मद बाघ में बदल गए थे। अगर ठीक से पढ़ें पद्मावत तो उसमें भी यह दहाड़ सुनाई पड़ती है, सत्ता के अहंकार पर एक कवि की दहाड़। तो ये कुछ कविताएं जो है वो मैंने कवियों पे लिखी थी, जो मैंने आपको सुनाई। कुछ कविताओं का फिर मैं अब दोबारा दूसरा दौर शुरू करूँगा। अर्पण जी ने कहा कि वे बीच बीच में आप चाहे तो अपनी रचना प्रक्रिया की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत यही है कि जब तक सामने कोई पूछे नहीं तो वो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या जिक्र करें इसको लेकर और क्या बातें करें। तो मैं अपने पहले संग्रह से जो है देखता हूँ कि मैं क्या और पढ़ सकता हूँ। इसमें एक कविता मैंने बुद्ध पे लिखी है। ये उस समय की कविता है जब अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध को तोड़ा गया था। और बहुत लोगों ने कविताएं इस पे लिखी हैं। मेरे ख्याल से किसी का पूरा एक संग्रह है बामियान का बुद्ध। तो ये कविता बुद्ध पर है। और आप जानते ही हैं कि मेरा जन्म कुशीनगर में हुआ है, जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। और उस जगह के आसपास खेलते हुए घूमते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बुद्ध से एक बहुत गहरा लगाव है, आत्मीय लगाव है। बुद्ध का जो स्तूप है उस पर जब हम छोटे थे तो उस समय एक मेला वहाँ लगा करता था, और उस समय सब लोग उस स्तूप पर चढ़ा करते थे। हालांकि अब तो चढ़ना मुश्किल हो गया, उसको रोक दिया गया है और ये अच्छा ही हुआ है। तो अच्छा, वहाँ जाना, वहाँ बैठना, वो एक पाली भाषा का भी मैंने अध्ययन किया है थोड़ा सा। ये तो बुद्ध पर एक कविता है। ये 16 साल पहले ये छपी है, और लिखे हुए तो इसे मेरे ख्याल से और ज़्यादा ही समय हुआ है। बुद्ध सुंदर, लंबा कद, नीची की हुई आंख वाला, स्मृतिशील, 32 लक्षणों से युक्त वह राहुल, भद्रा कपिलायनी और महल से जब निकला आषाढ़ की पूर्णिमा थी। गृह कारक मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम अब गृह का निर्माण नहीं कर सकते। टूट कर गिर गई हैं कड़ियां और ध्वस्त हो गया शिखर। लगभग 2529 वर्ष पहले, ये जब कविता लिखी जा रही थी उस समय का है, अब इसमें और जोड़ सकते हैं आप, 16 साल और जोड़ सकते हैं। लगभग 2529 वर्ष पहले निरंजना नदी के किनारे की वह पहले पहर की रात, जब खो गए सारे रास्ते, रज भी शांत हुआ, आश्रव रुद्ध हो चले, और तुमने कहा कि दुख का भी अंत हुआ। महापरिनिर्वाण से पूर्व कुशीनारा के साल वन में, महानिर्वाण से पूर्व कुशीनारा के शाल वन में शास्ता ने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, सत्य के साथ रखना तर्क, भोग के साथ अप्रमाद, अतियों से बचना। ये एक नदी थी करुणा की, जो हर बार नई थी। धोए इसने युद्धों के कलमश, यह ईश्वर ऐसे था जैसे नहीं था।
इस महोत्सव की चमकीली आत्मा पर आतंक नहीं था। सत्य के अकेले पाठ का यह नदी बहती रही। इतिहास के शुष्क पन्ने नम रहे इसकी आर्द्रता से। एक सुबह 200 गायों के रक्त से सनी उस मूर्ति के टुकड़े बटोरने जब सूर्य निकला अफगानिस्तान के बामियान में, वृद्ध बुद्ध और युवा आनंद साफ कर रहे थे रास्ता जो रुधा पड़ा था भय, अज्ञान और घृणा से। तो ये बुद्ध पे ये मेरी एक कविता है। इन कविताओं पे आपको केदार जी का भी कुछ असर दिखेगा कहीं ना कहीं। केदार जी एक ऐसे कवि हैं जिनका असर नए कवियों पर पड़ता ही पड़ता है। एक कविता मैं सुनाना चाहूंगा इस संग्रह से, पिता की सीख। पिता ने कहा, कंधे मजबूत रखना, झुकोगे तो गिरेगी बिजली, संशय में रहोगे तो डूब जाएगी सृष्टि, कच्चे घर की शहतीरें देखना दीमक न लगे, टूट जाएंगी कड़ियां जो दूर तक जुड़ी हैं, नूना न लगे, झर जाएगा जीवन, इस घर को बचाना। आंगन में रखना तुलसी का चौरा, प्रार्थना के आसपास रखना देवताओं को, पितरों को सुमिरना पहले अक्षर की तरह मांगलिक आयोजनों में, देश देशावर जाना पर साथ में रखना धरती की मां, नींद में घर के सुख, आना तो लाना तीर्थों की धूल, किसी दिन नदियों को घर लाना, अनुभव की पिटारी में लाना महर्षियों को जिनकी चदरिया मैली न हो, उन्हें देना आसन घर के आले में, और रखना कुछ दिन फिर रोक देना धरती में, जड़ें दूर तक जाएं, जो शेष रहें कहना वे लौट जाएं जैसे लौटते हैं प्रवास से पक्षी, बचना इनके बोझ से नहीं तो छिन जाएगा चैन। एक और कविता सुनाऊंगा मैं इस संग्रह से, बूढ़े की प्रभाती। सहाय बाबू, आपके सिरहाने धूप उतर आई है, वह धीरे से रेंग कर पसर गई है आपकी खड़ाओं पर। आपके ऐनक के पास खड़ा है निमंत्रण ले दिन, मेज पर रखे आपके युवा चेहरे पर सुबह की ताजगी है। उठिए सहाय बाबू कि आपके उठने से होगा सवेरा, कि जब आप उठेंगे तो उठेगी पूरब से लालिमा, उठेगी और चल देगी नदी से मिलने। दरवाजे पर खड़ी है सुबह की टटकी हवा, उठिए कि घास पर पड़ी ओस को किसी ने छुआ नहीं है अभी। ठीक है, अब दूसरे संग्रह से कुछ और कविताएं सुनाना चाहूँगा। इस संग्रह की पहली कविता, लय का भीगा कंठ। कह रहा था मैं कुछ ठीक उसी तरह जैसे बांसुरी के एक छोर पर कहती है। कह रहा था मैं कुछ ठीक उसी तरह जैसे बांसुरी के एक छोर पर कहती है हवा, और जो देर तक गूंजता रहता है मन की बावड़ी में, जिसकी सीढ़ी पर बैठे बैठे भीग जाती हैं आंखें। यह किसका रुदन है,
कौन सी भाषा में हिचकियां बुदबुदाती हैं अपने पश्चाताप। न जाने क्या कहा हवा ने और क्या तो सुना बांस के उस खोखले टुकड़े ने, जहां कब से बैठा था वह सघन दुख। जो इस धरती का है, किसी दरवेश फकीर संत का है, कि प्रेम रत जोड़ों के सामूहिक वध पर विलाप करते उस क्रौंच का है, जो रो रहा है तब से जब अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्दों के पुल तक न थे, और तभी से भीगा है लय का कंठ, और जिसे कहने की कोशिश में रुध जाता है मेरा गला। एक और कविता है, वो मुझे भी प्रिय है। ये कहते हैं कि एक बार कन्फ्यूशियस और लाओत्से की मुलाकात हुई थी। ये जो दो दार्शनिक थे, और इस मुलाकात में शब्द नहीं थे। लाओत्सु के दरवाजे पे कृतज्ञता से भरे हुए कन्फ्यूशियस की पदचापे थी। लाओत्से को यह सुगंध दूर से मिलने लगी थी। कहा जाता है लाओत्से 80 वर्ष का गूढ़ अनुभव और सम्मोहक करुणा लेकर पैदा हुए थे, तो कन्फ्यूशियस ने सीधे चलते हुए पाली थी सहजता। यह ईसा के 600 वर्ष पूर्व की पृथ्वी थी, जब किसी दार्शनिक से मिलने उतना ही महान दार्शनिक चला आता था। शाम घिर आई थी, दोनों बैठे रहे एक दूसरे के सम्मुख। बाहर हरी धूप पर हंस रहा था चंद्रमा, अंदर दिए की लौ में निर्वाण की शीतलता थी। इस शास्त्रार्थ में शब्दों के जाल नहीं थे, जिसमें अक्सर फंस जाता था सत्य। न विजय की इच्छा थी, न पराजय का डर। सत्य की समझ का कोई अकेला भाष्य भी किसी के पास नहीं था। सत्य की समझ का कोई अकेला भाष्य भी किसी के पास नहीं था। एक विनम्र मौन से भर गया था वह कक्ष, जहां वे बैठे रहे ऐसे ही देर रात तक निःशब्द। सत्य झर रहा था पतझर में, जैसे पीले पत्ते बेआवाज। एक मेरी कविता है किताबें, उसका बहुत अच्छा पाठ भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इतना अच्छा पाठ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किताबें। कुछ किताबें अंधेरे में चमकती हैं रास्ता देती हुई। कुछ किताबें अंधेरे में चमकती हैं रास्ता देती हुई, तो कुछ कड़ी धूप में कर देती हैं छाप। कुछ एकांत की उदासी को भर देती हैं दोस्ती की उजास से, तो कुछ जगा देती हैं खुली आंख, तो कुछ जगा देती हैं आंख खुली नींद से, जिसमें नहीं सुनाई पड़ता अपना ही रुदन। कुछ शोभा होती है ड्राइंग रूम की, हर कोई एक नजर उन्हें देखता है ऊपर ही ऊपर, पर मौन रह जाता है उनका अंतर्मन। कुछ नीरस होती हैं सूचनाओं से भरी हुई, जो न हंसती हैं न मुस्काती हैं, बस यूं ही खड़ी रहती हैं चुपचाप। हंसती हुई किताबों का लेखक जरूरी नहीं है कि हमेशा खिलखिलाता हो। अक्सर गंभीर लोगों ने गहरे व्यंग किए हैं। ऐसी किताबें पकड़ लेती हैं बीच रास्ते में और मुश्किल से गला छोड़ती। गमगीन कर देने वाली किताबों का तो अजब हाल है, उसके पाठक तो बस उसी की तलाश में रहते हैं, डूब जाते हैं दुख की नदी में, जैसे वह उन्हीं की आंख का पानी।
कुछ तो इतनी सजी सवरी होती है कि बस ललचा जाता है जी, पर पुस्तक पकी आंखों से जब गुजरना होता है, शर्मिंदा होकर छुपा लेती हैं अपने पन्ने। कुछ किताबें गुजार देती हैं अपनी जिंदगी कुतुब खाने के किसी अंधेरे में। उन तक पहुंचता है कभी कभी कोई अन्वेषी, थक हार कर खोजते हुए उसी को जैसा। कुछ की कलई एक बार पढ़ते ही उतर जाती है, कुछ को बार बार पढ़ो तो भी छूट जाता है बहुत कुछ। कुछ किताबें काल को जीत लेती हैं, जन्म लेती रहती हैं उनसे नई किताबें। कुछ किताबें अकाल होती हैं, कब गई पता भी नहीं चलता। कुछ विनम्रता से खुलती हैं और देर तक पढ़ी जाती हैं। कुछ घमंड से ऐठी रहती हैं कि घुटने लगता है दम। किताबों में कुछ लोग भर देते हैं जहर, काले पड़ जाते हैं उनके पन्ने, डरावनी हो जाती है अक्षरों की शक्ल। ऐसी किताबें चाहती हैं बंद रहना, कभी कोई पढ़ लेता है इन्हें, नीली पड़ जाती है उसकी आंख। कुछ किताबों में आ बैठती हैं तितलियां, पराग कण की तरह महकते अक्षरों पर अंत तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती है सुगंध। पन्नों में दबी मिलती हैं वही तितलियां, पन्नों में दबी मिलती हैं वही तितलियां। वे किताबें बहुत बदनसीब होती हैं जिन्हें लोग बस रट लेते हैं। वे किताबें बहुत बदनसीब होती हैं जिन्हें लोग बस रट लेते हैं। किताबें नहीं चाहती कि उन्हें माना जाए अंतिम सत्य। अपने हाशिए पर लिखी टिप्पणियां उन्हें अच्छी लगती हैं। वे नहीं चाहती बस अगला संस्करण, वे तो चाहती हैं संवर्धित संशोधित संस्करण। तो ये किताब और एक कविता थी। इस शीर्षक एक कविता, छोटी सी कविता है जिस पर ये इस संग्रह का नाम पड़ा है, कोई तो जगह। कोई तो जगह। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मन के घने वन में पुकारता हूं। यह पुकार जो अनंत कामनाओं का अक्षत जंगल है। कहाँ हो तुम, मन के घने वन में पुकारता हूं। यह पुकार जो अनंत कामनाओं का अक्षत जंगल है। एक कामना अपने को खो देने की। सुन रही हो इस आवाज के एक सिरे पर तुम अब भी चुप हो, अपने ही अरण्य में गुम। हम दोनों के बीच, हम दोनों के लिए कोई तो जगह होगी। तो ये कविता थी। इसमें कुछ प्रेम कविताएं हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरी नाव। तुम्हारे तट पर कागज की मेरी नाव आ लगी है। तुम्हारे तट पर कागज की मेरी नाव आ लगी है। इस पर पानी के निशान हैं, हवा की चोटें, लहरों के शोर से छिल गई है इसकी त्वचा। उस सुबह जब हवा पराग से भीगी थी, उस रात मेरा चेहरा भीगता रहा ओस से। नक्षत्रों से गिरती उस उजली धूल से मैंने तुम्हें लिखा एक पत्र। नक्षत्रों से गिरती उस उजली धूल से मैंने तुम्हें लिखा एक पत्र, जो तुम तक पहुंचने के लिए बदल गया नाव में। हमें जोड़ने वाला ये जल ही तो था जिस पर पड़ती थी हमारी परछाइयां। कितने वसंत इस पर फूल गिराकर चले गए। हर बार खिली हुई गुनगुनी धूप का शरद आया। कई ऋतुओं तक बारिश ही नहीं हटी इससे। विस्मृति के भंवर में अधरूबा पार की इसने कल। अब तो पत्र की इबारत से बुझ चले हैं शब्द भी। अब तो पत्र की इबारत से बुझ चले हैं शब्द भी। शब्द जो खारे दरिया बीच जुगनुओं की तरह तुम्हें बुलाते रहे और अपने अर्थ के बचे रहने तक टिमटिमाते रहे।
क्या तुम इस नाव में बैठ सकोगी? एक कविता मैं और सुनाऊंगा, 2 कविताएं इस संग्रह से मैं और सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपने नए संग्रह से कुछ कविताएं आपको और सुनाऊंगा। एकांत। पहाड़ों की वह हरे रंग वाली सुबह थी, हिलता गाढ़ा रंग और उस पर चमकती हुई फिसलन। घाटी में सूरज गेंद की तरह लुढ़क रहा था, घास के गुच्छे में उसकी किरणें उलझ जाती। विराट मौन का उजाला फैल रहा था घाटी में। इस मौन में आज उसे पता चला अपनी पदचापों का। पलकों के गिरने की भी अपनी लय होती है, श्वासों के चढ़ने का अपना संगीत। अकेला होना, असहाय होना नहीं होता हमेशा। यहीं से फूटती है अपनी लघुता को देखने की वह पगडंडी, जिधर अब कोई कम ही निकलता है। उसकी देह तेजाब में भीगते भीगते और तेज रोशनियों में जलते जलते इस तरह हो गई थी कि उसे जब तक जल में भिगोया न जाए वो अकड़ी रहती। जब उसने पुकारा जल, एक शालीन धार अपनी शीतलता के साथ एक सोते से फूट पड़ी। जल के इस आगमन पर उसने श्लोक की तरफ उच्चरित किया। प्रार्थना के संबल से भर गई उसकी आंखें। देह ने अपने जल से जैसे इस जल का अभिषेक किया हो। इस निर्मलता के सामने उसने अपने को कांपते हुए देखा। एक और कविता जो मैं सुनाऊंगा इस संग्रह से, चांद, पानी और सीता। अभी छठ का त्योहार गुजरा भी है। स्त्रियां अर्घ दे रही हैं चंद्रमा को। स्त्रियां अर्घ दे रही हैं चंद्रमा को। पृथ्वी ने चंद्रमा को स्त्रियों के हाथों जल भेजा है कि नर्म मुलायम रहे उसकी मिट्टी। कि नर्म मुलायम रहे उसकी मिट्टी, कि उसके अमावस में भी पूर्णता का अंकुरण होता रहे। लोटे से धीरे धीरे गिरते जल से होकर आ रही हैं चंद्रमा की किरणें। जल छू रहा है उजाले को। उजाला जल से बाहर आकर कुछ और ही हो गया है। बीज भी तो धरती से खिलकर कुछ और हो जाता है। घुटनों तक जल में डूबी स्त्रियों को धान रोपते हुए, भविष्य उगाते हुए सूर्य देखता है चंद्रमा। स्त्रियां सूरज को भी देती हैं जल में बैठकर, कि हर रात के बाद वह लौटे अपने प्रकाश के साथ। धरती पर पौधे को पहला जल किसी स्त्री ने ही दिया होगा, तभी तो अभी भी हरी भरी है पृथ्वी। स्त्रियां पृथ्वी हैं, रत्न की तरह नहीं निकली हुए। नहीं थी किसी मटके में जनक के लिए। अगर और लज्जित करोगे लौट जाएंगी अपने घर। हे राम, क्या करोगे? तो अब ये मेरे ख्याल से अंतिम चरण में ये हमारा ये जन सुलभ पुस्तकालय ये जो आयोजन है वो अंतिम चरण में है। और ये मेरा जो नया संग्रह है उत्तर पैगंबर, तो इसमें से मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा। हालांकि 2 कविताएं तो मैं सुना ही चुका हूँ। इसमें एक कविता मैं जरूर आपको सुनाऊंगा रफ़ी के लिए। ये कविता यहीं मैंने लिखी जहाँ मैं रहता हूँ। छोटी सी जगह है, तहसील स्तर। तो यहाँ कुछ नौसिखुओं लोगों ने
रफ़ी के जन्मदिन पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें कोई पेशेवर गायक नहीं थे, सब लोग मतलब मैच्योर थे एक तरह से। तो उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था और वहाँ मैं जब उन्हें सुन रहा था तो उसके बाद मैंने यह कविता लिखी, रफ़ी के लिए एक शाम। मंच पर रोशनी थी, खुद से मुलाकात के लिए जरूरी भर। मंच पर रोशनी थी, खुद से मुलाकात के लिए जरूरी भर। नायकों की तरह एक एक कराए गीतकार। कोट पुराने थे उनके, जूते घिसे हुए। चेहरों पर समय की शिकन, हथेलियों में मशक्कत का खुरदुरापन। थोड़ी फीकी उनकी रंगत, पर आंखों में बाशऊर जिंदगी की चमक। माइक हाथ में लेते ही बहने लगा प्यार के राग का दिलकश संगीत। एक ऐसी दुनिया जहां इश्क था, थी निष्ठुर प्रेमिकाएं। प्रेम के लिए आर्तनाद करते प्रेमी थे। बेवफाई का सुरीला गीत प्रेम के ध्वंस से उठता और हुस्न शबाब की प्रार्थना में खो जाता। जहां न काशी से कुछ गरज था, न काबे से कोई वास्ता। हालांकि उनमें से कुछ के गले बैठ गए थे। समय बड़ा भारी गुजर रहा था। हर मुलायम चीज, हर मासूम शय, हर रंगो-रूप खतरे में थे। उस रात लोग अपने गम सुनने को इकट्ठे थे। कभी वे खुशी में हंस पड़ते तो कभी ठहर कर चुप हो जाते। एक दाढ़ी बेखुदी में हिल रही थी, देखा कि ये तुमको बन के दीवाना। एक फर वाली टोपी कह रही थी, आंसू की तरह न गिराना मुझे। एक खामोश आवाज ने धीरे से कहा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। पूरा जलसा फूलों से भर गया। विरह की कपकपाती लौ में किसी ने टूटी आवाज में पूछा, क्या हुआ तेरा वादा? स्त्रियां हंस रही थी, जैसे कोई उनके लिए ही गा रहा हो, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। कभी वे भी किसी के लिए चौदहवीं का चाँद हुआ करती थी। कोई उनके नाजुक होठों को छूने के लिए ऐसे ही लरसता था। इश्क मनुहार का जब कोई गीत फूटता, वे मुस्काती, जैसे उन्हें अभी भी इंतजार हो कि कोई कहेगा, अब तो आंखों में सारी रात जाएगी, जिसे लंबे दाम्पत्य में भूल गए थे उनके पति। मेरी बगल में बैठा एक बच्चा अपने अब्बा को देख रहा था। इतने संजीदा होते थे ये तो। कभी मेरे सामने अम्मी का हाथ तक नहीं पकड़ा और आज रुख से नकाब हटाने की ऐसी शोक गुजारिश कर रहे हैं। उनमें दूर दूर तक न कहीं पिता था न पति था, तो बस एक पुरुष एक स्त्री के सामने खड़ा, जो कातरता से कह रहा था, मुलाकात का वादा तो करती जाओ। तीर तलवार काटे बर्छी जैसे दिनों में यह राहत की शाम थी, यह रफ़ी की शाम। ठीक है, मैं ओम जी मैं तेज थोड़ा पढ़ूंगा। औजार और हथियार, ये कविता है। हमने खेत के लिए हल बनाए, मिट्टी के लिए कुदाल, घास के लिए खुरपी। हमने कुल्हाड़ी से पेड़ जरूर काटे, पर जरूरत भर। धागों के लिए तकली, चरखे और सुई। तुम्हारे जंगली केसों के लिए कैंची उस्तरे, तुम्हारे बेढंगे नाखूनों के लिए नेल कटर। घरों के लिए संदूक बनाए हमने, चूल्हे के लिए फुकनी और रोटी के लिए चिमटी। शिशु के लिए चम्मच बनाकर जो खुशी मिली, उसका बयान शब्दों में नहीं हो सकता। वह कभी कभी बच्चों के डकार में हिलती है। हम कारीगर थे, हमने सबसे पहले पहिए बनाए। मिट्टी की आग में तपते हमारे चेहरे कभी बर्तन बनाते थे, कभी चूड़ी, कभी लैंप का शीशा। हमने जतन से झुमके गढ़े कि वे हिले पर टूटे नहीं। हार ऐसे की जीत ले मन। हम कामगार थे, मेहनत कश,
हमने हथियार नहीं बनाए। चाकू हमने बनाए, पर उससे तेज की कलम की धार हमने रक्त में सने उन्हें देखने की कल्पना तक नहीं की थी। औजार धीरे धीरे हथियारों में बदलते गए, तेज, नुकीले और धारदार। बढ़ती गई उनकी प्यास। हम कारीगर थे, पर हमसे हथियार मांगा जाने लगा। भाले की नोक पर हमारा हुनर हमसे छीन लिया गया। तलवार की धार पर हमारी उंगलियों का टपका खून था, पर हम हिस्स नहीं हुए कभी भी। हम उसी मिट्टी से तवे बनाकर घर लाते थे। हमने उसमें लकड़ी के हत्थे लगाए कि न जले किसी स्त्री का हाथ। हमने कुल्हाड़ी जरूर बनाई, पर उसे किसी की गर्दन पर कभी नहीं रखा। इसी बीच हत्यारों ने हथियारों पर विचारों की सांस चढ़ा दी। अब वे मारक ही नहीं, अचूक थे। घोड़ों पर सवार तलवारों ने रौंद दी धरती। नाव पर सवार बंदूकों ने खून की नदी में डुबो दिए संस्कृतियों को। शस्त्रागार भर गए हथियारों से। राजा राजा नहीं, हथियार थे। देश देश नहीं, उन्नत हथियार थे। हथियारों ने खुद चुने हत्यारे। हथियारों की प्यास बुझती है। हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, रोम, यूनान और मिस्र बनाए। हमने नदियों के किनारे आबाद की दुनिया। तुम्हारे हथियार अब युद्धों में ही नहीं, प्रार्थना में झुके बच्चों पर भी गरजते हैं। अब मैं इसमें एक कविता मैं अपने प्रिय एंकर के लिए जो मैंने लिखा है वो मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद उत्तर पैगंबर शीर्षक की जो कविता है वो सुनाऊंगा, और इस तरह से मैं चाहूंगा कि इसका समापन हो जाए। अपनी प्रिय एंकर के लिए। मुझे आप अच्छी लगती हैं, खासकर जब आप सत्ता की चालाकियों का पर्दाफाश करती हैं, उसकी चमक के पीछे की हिंसा और साजिशों पर सवाल उठाती हैं। आप मुस्कुराती हैं, आप हंसती हैं। आपकी साड़ी और थोड़े खुले गले के ब्लाउज और उन्हें पहनने की शाइस्तगी, क्या यह कैमरे का जादू है? आपको चीखते नहीं देखा कभी, झूठ के लिए चिल्लाते नहीं देखा। आप मजबूती से अपनी असहमति दर्ज करती चलती हैं। आपने एक पत्रकार की तरह तथ्य खोजे हैं। उन्हें करीने से पेश करना ही आपका पेशा है, और यह आप बखूबी करती हैं। सौंदर्य की भी अपनी एक ताकत है। इधर सुंदर लोगों में हिंसा बहुत बड़ी है। ताकतवर लोगों की सोहबत ने उन्हें क्रूर बना दिया है। जब आप किसी रसूखदार के खिलाफ प्रतिपक्ष में बैठती हैं, जैसा कि पत्रकार करता ही है और जो इधर नहीं करता, आप और खूबसूरत लगने लगती हैं। इस देश को सुंदरता की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है तमीज की। यह दिनों दिन असुंदर होता जा रहा है। आप में सच्चाई दिखती है जो अब नहीं दिखती प्रभावशाली लोगों में। ऐसा लगता है अपनी प्रतिभा और अपना होना उन्होंने कहीं रख दिया है, वे किसी के लिए बोल रहे हैं। जब वे अन्याय को ही न्याय कहते हैं, उनके पीछे अदृश्य धागे साफ दिखने लगते हैं। मैं रिमोट से चैनल बदलता हूं, मैं किस चैनल पर जाऊं? आपके फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपका पीछा करती भेड़ियों की फौज है। आग उगलती, मारो मारो चिल्लाती, डर सपने में भी रिवॉल्वर दिखाता हुआ। आपका इंतजार करता घर है, गर्वित और सहमा हुआ। हो सकता है जब आप कैमरे से उठकर बाहर आए, कोई शो का नोटिस आपका इंतजार कर रहा हो। साक्षात्कार में जब धार्मिक सत्ता ने असुविधाजनक सवालों से घबराकर कैमरा बंद करवा दिया, आपने फिर भी नहीं खोया धैर्य। मुस्कुरा कर कहती रही, मुझे थैंक यू तो कहने दे। सच बताइए, किसको धन्यवाद देना चाहती थी आप? मैं कहता हूं शुक्रिया आपका। अब ये अंतिम कविता है उत्तर पैगंबर। तो ये छोटी छोटी कविताएं हैं। ये कविताएं मैं सुनाऊंगा आपको। उत्तर पैगंबर, जो इस संग्रह का भी शीर्षक है। वह यह तो चाहेगा कि तुम नेक बनो,
वह यह तो चाहेगा कि तुम नेक बनो, पर तुम्हारी वफादारी उसने कभी नहीं मांगी। उसे आज्ञाकारी दास नहीं चाहिए थे, ये जंजीरें तुम्हारी खुद की। अगला हिस्सा इसका, तुम खुशहाल रहो, आखिरकार उसने तुम्हें बनाया जो है, पर तुम उसके कहर से न जाने क्यों डरते रहे, बचते रहे उसके श्राप से। वो तुम्हारे लिए विनाश और तबाहियां क्यों लाएगा, जबकि उसने तुम्हारे लिए सूरज, चांद, तारे बनाए, सुकून भरी रातें और स्वाद भरे जल बिखेर दिए धरती पर। उसने सुंदरता को पहचानने के लिए रोशनी दी है तुम्हें। अगला, वह सर्वशक्तिमान है, वह तुम्हारे प्रसाद और बलि का मोहताज नहीं, उसे तुम्हारी कृतज्ञता भी नहीं चाहिए। अगला इसका हिस्सा, उसे कुछ कहना होगा तो कह लेगा, उसे सब भाषाएं आती हैं, वह आकाश के कागज पर कड़कती बिजलियों से इबारत लिख सकता है। उसे किसी संदेशवाहक की जरूरत नहीं, न कभी उसने भेजे। क्या उसने शेर को बताया उसका जंगल, चिड़िया को उसकी उड़ान, नदी को उसकी गति? क्या तुमने कभी खरगोश को प्रार्थना में झुके देखा है? उसकी दौड़ ही प्रार्थना है। अगला इसका हिस्सा, वह न्यायप्रिय ठहरा और तुम उसके मानने वाले अपनी बहनों से ही नाइंसाफी करते हो और फर्क करते हो उसकी संतानों में। काले, गोरे, नाटे, लंबे सब उसके ही सांचे में ढले हैं। लोगों को उनके सद्गुणों से पहचानो, उनके ज्ञान, विवेक और सहृदयता का सम्मान करो, श्रम की इज्जत करना सीखो। अगला हिस्सा, वो तुम्हारा रखवाला है, बेवजह उसकी कृपा के लिए झुके हुए बुदबुदाते रहते हो उसका नाम। वो बेखबर नहीं है तुमसे, उसकी कोई रीति नहीं है, न उसका कहीं कोई घर है। वो सर्वव्यापी है, दिग्दिगंत तक फैली है उसकी आभा, उसने तुम्हें विवेक दिया। वो कोई कातिब नहीं कि आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। न जन्म के पहले कुछ था, न मृत्यु के बाद कुछ है। तुम कैसे रहते हो, क्या पहनते हो, तुम्हें क्या खाना चाहिए, इसके लिए उसने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए, नहीं तो वह तुम्हारी पीठ पर उन्हें उकेर देता। ये तुम खुद तय करो। जहां हो वहीं बना लो स्वर्ग, खिलो और फिर अपनी संततियों में खिलते रहो, अपने कर्मों में महकते रहो, यही अमरता है। इसका आखिरी हिस्सा, और यह भी कि यह धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, आकाश, समुद्र और जमीन साझे के हैं। इस पर रहने वाले छोटे से छोटे कीट की भी यह उतनी ही है। एक असमय पड़ा पीला पत्ता कहीं किसी पेड़ के सूख जाने की तरफ इशारा करता है, और पेड़ों का काटा जाना जंगलों की तबाही है, जहां से मिलती है तुम्हें हवा। और पहाड़ों की पीठ पर पानी से भरे बादल हैं। काले धुएं से पीला पड़ा प्रकाश तुम्हारे लिए विभीषिका लाएगा। बचो खुद के पैदा किए कचरे से। मैंने तो तुम्हें साफ सुथरी पृथ्वी दी थी, कल कल करती नदी और चमकती हवा। तो ये इस संग्रह से कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कविताएं हो चुकी हैं और समय भी हो गया है। तो इसके साथ ही मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरी कविताओं को सुना। मैं देख रहा हूँ कि ओम जी यहाँ पे हैं, और भी यादवेंद्र जी भी हैं, और सब ने इस पर तमाम टिप्पणी भी कर दी। संपा शाह भी हैं, ठीक है, और मंजू चतुर्वेदी भी हैं। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, और जन सुलभ पुस्तकालय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।